और बीच में तो ऐसा हो गया था कि खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था कि अभी मैंने इतना कर दिया, पर एकदम ठान लिया था कि अभी तो खर्चा नहीं करना है। तो मैंने क्या किया था, वड़ा पाव आती है ना, वड़ा पाव, उसकी चटनी साइड में रख ली थी निकाल के। तो वो और फिर रोटी को मिक्स करके मैं खाता था। पर वो ऐसा नहीं था कि फैमिली वाले देने नहीं थे, एक ठान लिया था कि नहीं अभी नहीं करना है, और अभी अगर नहीं सीखूंगा मैं तो आगे नहीं सीखूंगा। तो ऐसा था कि ये इतने में ही करना है। और वो चीज़ें मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, पर ऐसा दिमाग में था कि नहीं अभी दिया है ना, अभी इसमें मुझे एडजस्ट करना है। तो आज वो करते करते मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास 20+ कंट्री के बच्चे सीख रहे हैं। 20+ कंट्री के बच्चे 20+ कंट्री के बच्चे ऑनलाइन में अभी भी सीख रहे हैं। जीत से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपको हार बर्दाश्त करना आना चाहिए, और वो भी हंसी खुशी। ऐसा नहीं कि हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, अपनी जो हॉबी होती है उसको अपने करियर में कन्वर्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज हम जिनके साथ हैं अखिल तिलकपुरे सर, जो ओनर है ग्लैडिएटर डांस क्लासेस के। उन्होंने अपनी डांसिंग के हॉबी को अपना करियर बनाया, और वो अपना करियर ही नहीं बनाया, उसको एक सक्सेसफुल करियर उन्होंने बनाया है। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, आपकी जो हॉबी थी आपने उसको एक करियर में कन्वर्ट किया। एक आप अभी मतलब आपकी जो क्लास है ग्लैडिएटर डांस क्लास, वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे जलगांव में, और अगर हम देखें पूरे महाराष्ट्र में भी हम कह सकते हैं। तो सर, आपकी जो जर्नी की शुरुआत थी आप उसके बारे में क्या बताओगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मेरी जर्नी ऐसी थी, मैं बचपन में मेरे भाई की शादी थी, मतलब रिलेटिव्स की, पापा के बुआ के लड़के की। तो तब मैं 3 साल का था। तो बारात में सब लोग डांस करते हैं। मुझे याद है नरेन भैया की शादी थी, तो बारात में सब लोग डांस कर रहे थे। डांस करते करते मैं भी डांस कर रहा था। तो वो ऐसे रहते हैं ना, ओवालनी वगैरह करते हैं वगैरह। तो उसके वक्त डांस करते करते ऐसा होता था, मैं भी डांस करता था और मुझे देख के सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ वगैरह। तो एकदम किसी ने पापा को बोला, पापा भी डांस कर रहे थे साइड में, पर ऐसा ध्यान नहीं था। तो पापा को किसी ने बोला, अरे देखो वो कैसा डांस कर रहा है। तो ऐसा हुआ, वो बारात में जितना भी चलता रहा उतने ऊपर मैं ही हाईलाइट होता रहा। तो फिर सब लोगों को ऐसा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा डांस करता है। और ज़्यादा पापा ने गौर से देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा डांस करता है, क्यों ना हम लोग इसको डांस क्लास लगाए। तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी वहाँ से थी। 3 साल का था मैं, और मेरे भाई के इधर जब मैंने बारात में डांस किया। सर मतलब 3 साल के थे तब, मतलब आपकी फैमिली, आपके पापा ने पहचान लिया था कि यस आपके वो स्किल है। हाँ, ऐसा बोल सकते हो। मतलब कुछ उनको लग रहा था, अरे ये तो कुछ अलग कर रहा है, 3 साल का लड़का है, ये ऐसे ऐसे कैसे कर रहा है, एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, इसको तो कुछ पता नहीं है। और यानी जो दूसरे लोग करते थे उनको देख देख के मैं सेम वैसे के वैसे स्टेप कर रहा था। पूरा आप सेम कर रहे थे? हाँ, एक्सप्रेशन छोटे बच्चों से जितनी एक्सपेक्टेशन रहती होगी शायद वैसे ही देखी होगी कुछ। और सर, ये स्किल तो आप में थी, बट आपने क्लास लगाया था ये सीखने के लिए, या फिर आप खुद होके टीवी पे कुछ सॉन्ग्स देख के ऐसा कुछ सीखे? फर्स्ट तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि टीवी पे देख देख के ही होता था। फिर बाद में, क्योंकि जब जलगांव में कोई स्कोप ही नहीं था, यानी कोई क्लासेस नहीं थे, वो टाइम पे कुछ भी नहीं था। हाँ, तो फिर पापा को बागड़े सर का पता था, नरेश बागड़े सर, जो मेरे गुरु है। तो पापा ने वहाँ मुझे भेजा। तो फिर वहाँ से मेन जर्नी पता चली कि डांस के साथ स्टेप्स भी होती है, कोरियोग्राफी भी होती है, एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है, रिदम पे डांस करना पड़ता है, और एक्सप्रेशन कैसे बार बार चेंज करना पड़ते हैं, कभी सोलो डांस करना पड़ता है, कभी ग्रुप डांस करना पड़ता है। तो वहाँ जाके सब चीज़ें मैं वहाँ से सीखा हूँ, बागड़े सर की तरफ। मतलब मैं जब 1st स्टैंडर्ड से लेके आप बोल सकते हो 5th 6th स्टैंडर्ड तक मैं सर के पास ही था। सर मतलब आप 5th स्टैंडर्ड तक बागले सर जो है उनके पास ही थे। सर फिर आपने ग्रो कैसे किया इस जर्नी को? लाइक हम डांस क्लास तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बट आपने ग्रो, मतलब जब हम एक ही स्कूल में थे प्रोग्रेसिव में, मैंने आपको देखा है कि आप मेरे सीनियर थे वहाँ पे। तो आप बहुत सारे जो मतलब आपके जूनियर्स थे या फिर सीनियर्स भी आप कह सकते हो, उनके भी डांस आप सेट करते थे। तो वो फेज कैसा था? कैसा होता था ना कि
पहले हम लोग मैं डांस क्लासेस में था तो थोड़ा बहुत आता था, और स्कूल में कैसा था, स्कूल में कुछ भी रहा मतलब गैदरिंग आई तो हाँ अखिल है। और हमारे क्लास टीचर भी ऐसे बोलते थे, अरे हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था, बट जब गैदरिंग आती थी ना तब सबका फोकस मेरी तरफ रहता था। पहले तो है ना एक्सपीरियंस कैसा हुआ कि पापा मुझे हर जगह भेजते थे, डांस कंपटीशन कहीं भी हो, मतलब इवन जलगांव से बाहर भी कहीं भी हो, यानी पापा को किसी ने बोला भी कि ऐसा ऐसा है आप इसको लेके आओगे क्या, तो मुझे पता है कि तब ट्रैवलिंग वगैरह इतना कंफर्टेबल नहीं था, यानी ट्रैवल्स वगैरह भी इतना नहीं थे। तो रात के वक्त मुझे ट्रक में भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिला। वहाँ जा जाके मैं लोगों के डांस देखता था या तो पार्टिसिपेट करता था, प्राइज़ मिलो या ना मिलो वो एक पार्टी था हम लोग का। और पापा को ऐसा था बस मुझे इसको स्टेज डेयरिंग देना है, स्टेज पर इसको भेजना है, कहीं भी जाओ। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम में आया। तो जब भी स्कूल में कंपटीशन या स्कूल में गैदरिंग होता था तब ऐसा रहता था कि अरे हाँ ये सिखा देगा, और मेरे माइंड में ऐसा रहता था मैंने किसी का कुछ देख लिया तो थोड़ा बहुत मुझे याद रहता था ये स्टेप में ये स्टेप होते थे, या तो मैं थोड़ा सा हाथ पैर भी हिला दूं तो सबको लगता था कि अरे हाँ ये तो ठीक है, तो उस पर से वो तुक्का लग जाता था। तो फिर एक डांस सेट, दूसरा डांस सेट, फिर कहीं भी कुछ भी रहा तो नॉर्मली मेरे से ही डांस सेट हो जाते थे स्कूल में। ओके, यस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पापा का आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जितना मैंने अभी सुना तो आपके पापा का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला। हाँ, मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इवन ऐसा था ना कि मेरे मम्मी का, पापा का, और मेरे 2-3 एक्ट ऐसे थे ना जिसमें मुझे मेकअप बहुत लगता था। हाँ, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट थी मेरी मम्मी। हाँ, मतलब एक ऐसा भी था, एक चतुरनार सॉन्ग था मेरा और मेरे भाई का भी, उसमें कैसा रहता था एक साइड से पूरे बाल थे, एक साइड से पूरा वीक था, पर वीक नहीं था, उधर मुल्तानी मट्टी मुझे लगाते थे। तो वो जब भी डांस करना रहता था तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट मस्त रहता था। तो मम्मी क्या करती थी, पूरे दिन के काम वगैरह सब निपटा के मम्मी और पापा हम लोगों के साथ आते थे। तो इसमें मेरे फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत से जगह ऐसा होता है ना कि तब ऐसा मानते थे डांस बोले तो अरे कितना कर पाएगा या तो कब तक कर पाएगा, और इसमें करियर क्या है। हाँ, तो इसमें वो भी, मेरे फैमिली भी और मेरे मम्मी पापा को भी बोलते थे कि हाँ अरे इसको पढ़ाई भी करवाओ, डांस कितना करेगा। पर मेरी फैमिली और मेरे बड़े घर की जो फैमिली है उनके नज़रों में मैं स्टार था। हाँ, नहीं तो ऐसा रहता ना, सब लोग बोल रहे कि अरे ये क्या करेगा, कितना पढ़ाई कर रहा है, क्या होगा इसका, आ जाके सीधे डांस को भेजते, एग्जाम को भी ये देता है, बाद में आधे से ज़्यादा टाइम तो इधर उधर घूमते रहता है, डांस करते रहता है। पर बड़े घर वाले लोग अलग बोलते थे, अरे यार ये तो इतना अच्छा डांस करता, तू तो स्टार है। तो निगेटिविटी लोग बोलने वाले थे, पर पॉजिटिविटी मेरे वाले ही लोग बोलते थे। तो मैं अगर कंपटीशन हार भी जाता था ना तो वो लोग ऐसे बोलते थे, अरे ठीक है ये नहीं, पर नेक्स्ट कंपटीशन है ना उधर जीत के आएंगे। तो अगर निगेटिविटी कोई बोलने वाला रहा भी मुझे, तो इधर मेरी फैमिली थी जो मुझे पॉजिटिविटी पूरा सपोर्ट कर रहे थे आपको। और सर वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कैसा होता है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे देखे हैं, तो बच्चे देखे इतने टैलेंटेड हैं, पर 8, 9, 10 आने के बाद उनका छूट ही जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। हाँ, सबको ऐसा लगता है ना कि इसमें कुछ नहीं है। तो बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो 9, 10 के बाद ये फील्ड छोड़ ही देते हैं। मतलब ऐसा होता है जब उनका पिक पीरियड रहता है कि यहाँ से उन लोगों की लाइफ डांस में है तो चेंज हो सकती है, वो हो सकती है, तो वहाँ से वो लोग ड्रॉप कर देते हैं। सर, आप उनके पेरेंट्स से बात करके उनको कुछ समझाते हो या फिर आप उनके ऊपर छोड़ देते हो कि हाँ ये उनके ऊपर है। पर मेरे बहुत से ऐसे बच्चे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप जलगांव में या तो बाहर, जलगांव की एक बात करता हूँ, बाहर तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स बहुत से जो क्लासेस लेते हैं, पर जलगांव में भी अगर 60-70 क्लासेस हो गए तो 30 तो भी मेरे स्टूडेंट है जो खुद के क्लासेस चलाते हैं। हाँ, और जलगांव तो ठीक है, पर ये बहुत प्राउड वाली बात है हम लोग को। जैसे मैं रियलिटी शो में जाता था, तो उसमें ऐसा था कि कभी ना कभी तो मैं एक बार तो भी टीवी पे मेरे क्लास के बच्चे आए, वो भी आ गए, टॉप में आ गए, वो भी आ गए, शो विनर था वो भी हो गए, एक बच्चा नहीं ज़्यादा बच्चे जाना था वो भी हो गया। और ऐसा था कि यार उधर जाके इतने लोग अच्छे सिखाते, कब हम लोग सिखाना स्टार्ट करेंगे। और मुझे बता दो बहुत प्राउड फील होता है, मेरे क्लास का शिवम वानखेड़े आज बहुत सारे रियलिटी शो में वो खुद सिखा रहा है। मतलब इंडियाज बेस्ट डांसर हो गया, अभी वैभव सर के साथ वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर है। तो बहुत सारे रियलिटी शो में वो खुद सिखाने लग गए हैं, मतलब अभी हम लोग वहाँ सिखाने लग गए हैं। हाँ, तो सर आपको बहुत प्राउड फील होता होगा कि मतलब लगता है आपके स्टूडेंट्स अभी यहाँ तक कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा लगता है कि अरे हाँ हम लोगों की जर्नी थी बस टीवी पर 1 या 2-3 सेकंड आ जाए, तो वहाँ से मेहनत करके टर्न इतना हो गया कि आज हम लोग किसी और को सिखाते हैं, वो भी टॉप वाले बच्चे, जैसे सुपर डांसर हो गया, इंडियाज बेस्ट डांसर हो गया, और अभी शिवम ने नजबलिए भी किया था, पर वो एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर है। और स्टार्ट तो कर दिया है, मतलब जो मेन कोरियोग्राफर रहते हैं ना उनके असिस्टेंट रहते हैं, तो ये एज असिस्टेंट कर रहा है।
और बहुत सारे अवार्ड फंक्शन भी मराठी शो के वो कर रहे हैं, सब कुछ ये वैभव सर के अंडर ही कर रहे हैं वो। ओके, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जलगांव का लड़का यहाँ जाके बॉम्बे या तो इतने बड़े बड़े सिटी में लोगों को सिखा रहा है। करेक्ट। सर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और मतलब वो पॉइंट कहाँ पे आया कि आपको लगा कि आप इसको एज अ करियर, एज अ बिजनेस, तो जब आर्टिस्ट होता है तो उसको बिजनेस वर्ड पसंद नहीं आता है, करेक्ट, बट एज अ करियर आपने इसको कब लेना स्टार्ट कर दिया? 11th या 12th की छुट्टियाँ चलती थी, मुझे याद है अभी भी। तो 10th के बाद ऐसा रहता है ना, फ्रेंड सर्कल, दोस्त लोग ज़्यादा, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो 9-10 के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबका डांस क्लास छूट जाता है, Yes. सेम मेरा भी वही हुआ। 7-8 के बाद मेरा पूरा पढ़ाई पर ध्यान हो गया था। हाँ। 8-9-10 मैंने पूरी पढ़ाई की। हाँ। 11th भी किया, पर क्या हो गया ना, फ्रेंड्स मिल गए तो मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा था, दोस्त 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 दोस्त, और एक कहीं ना कहीं मेरे डांस छूटते ही जा रहा था। करेक्ट। तो छुट्टियों में पापा ने ऐसा सोचा कि इसको क्यों ना फिर से दोस्तों के साथ घूमना वगैरह, ठीक है अच्छा है, पर क्यों ना जो इसकी हॉबी थी हाँ। उसको कंटिन्यू किया जाए। तो पापा ने बातों में फैमिली से भी किया कि अरे इसका वो चीज़ छूटते जा रही है, हाँ। क्यों ना हम लोग, वो इसको पसंद था, इसका इतना सब कुछ था, तो वो क्यों ना करें, तो आगे इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए। तो फिर संजोग भैया ने भी ऐसे ही, मेरा भाई है हाँ। बड़े पापा का लड़का, उसने भी ऐसे ही मेरे भाई से ही डिस्कस किया। और उनका नाम है योगेन भैया, जो बॉम्बे में रहते हैं, उनका ट्रैवल्स का बिजनेस है। हाँ। तो उनके ट्रैवल्स के अंदर है ना, वो जितने भी हम लोग साइड डांसर देखते हैं ना, हाँ। तो उनको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस वो करते थे, मतलब कोई शूट पर रहा जैसे, ओके। तो वो उनको लाना, वो डांसर को छोड़ना, हाँ। तो वो करते थे, वो सारा वो हाँ। करते थे, हाँ। तो क्या हुआ, उनको पता चला, और उनके इसमें वो हेड कोरियोग्राफर थी, हाँ। वो भी उनके कांटेक्ट में अच्छी थी, ओके। उनका नाम है मिनी मैम। हाँ। तो फिर रोहन भैया, अपने योगेन भैया ने ना मेरे भाई को बोला कि हाँ। अगर इसको है तो मैं एक जगह बात कर सकता हूँ, अगर उधर इसका अखिल का अच्छा होता है, हाँ। तो शायद इसको एज अ साइड डांसर या कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। हाँ। तो फिर उसने पापा को बोला, मुझे बोला, Correct. तो फिर पापा ने बोला हाँ अब तो इसको भेजना ही है, बोले। हाँ। तो मुझे 2-3 महीने बॉम्बे में रखा था। ओ। तो बॉम्बे में मैंने वो सब चीज़ें देखी, जैसे इतना स्ट्रगल रहता है, Struggle ये रहता टाइप है, रहता है, ऐसे टाइप के डांस रहते हैं। और तभी मैंने वो मैडम के साथ ही बूगी वूगी भी किया था, स्टार प्लस पे काबूम भी किया था। ओके सर, उनके सबसे साथ ही पहला शो group। आपका टीवी पे बूगी वूगी था? हाँ, पर मैं ऐसा ग्रुप में ही था। हाँ हाँ। और वो भी मैडम के अंडर में ही था, मिनी मैम वगैरह इनके अंडर ही था। तब मैंने सब कुछ देखा कि हाँ ऐसी स्टाइल होती है, इतना डिफिकल्ट डांस रहता है, हाँ। इतना स्ट्रगल रहता है। मतलब उनका ऐसा रहता था, सुबह 6 बजे वो उठते थे, हाँ। रात को मैडम आते थे हम लोग के इधर 2-3 बजे, 2-3 घंटे का ब्रेक, फिर से उठ के वो सुबह 6 बजे फिर से वही फ्रेश मूड में फिर से जाते थे। इतना कंटिन्यू डांस रहता था वहाँ पे। हाँ। तो 2-3 महीने जब मैंने देखा वो क्लास कैसे लेते थे, पेरेंट्स से कैसे बात करते थे, उनका सब कुछ, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था कि हाँ ऐसे करते। और मुझे बहुत सी चीज़ें उधर से सीखने भी मिली, नई नई स्टाइल भी मिली। और वहाँ से अब तक भी मैं उनके कांटेक्ट में हुई, बीच बीच में जब भी। हाँ। और आज मिनी मैडम, और उनका तो इतना नाम है कि वो हेड कोरियोग्राफर है। करेक्ट। मतलब हम लोग जितने भी कोरियोग्राफर देखते हैं ना, हाँ। तो उनका चैनल पे हेड कोरियोग्राफर रहता है। तो वो पोस्ट पे मिनी मैडम और बिनी सर रहते हैं। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं उनके तरफ सीखे हो और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। ओके। तो हाँ, यस। तो उसके बाद फिर मैं जलगांव आया। तो जलगांव में तब चैनल बहुत से बंद थे, मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम आया था, तो 6 महीने कुछ भी चैनल दिख रहे नहीं थे। ओके। और तभी मैं टीवी पे दिख गया था, पर जलगांव में किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं किसी को, हाँ, कि मैं ऐसा आ गया हूँ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उसके जरिए थोड़ा बहुत लोगों को पता चला था कि मैं बॉम्बे जाके आया हूँ, वहाँ से ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है। तो उसके बाद किसी को पता चला, हाँ। मेरे घर के नीचे ही रहते थे डॉक्टर एक, ओके। तो उन्होंने बोला कि आपने इतना किया है ना, तो मेरे एक पहचान के बोले, हाँ। हसवानी फैमिली के, तो उनके बेटे को एक डांस सिखाना है, तो आप सिखाओगे क्या? तो मैं ठीक है, मैं फ्री हूँ तो जा सकता हूँ। तो मुझे याद है अभी मैं वो एक बच्चे को सिखाने 3 से 4 महीने रोज आता था। तो मेरी डांस का फर्स्ट स्टूडेंट मेरा अक्षय हसवानी है। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। मतलब ठीक है चलो एक को सिखाएंगे। पर ऐसा हुआ, 1 से वहाँ 2 हुए, 2 से 3 हुए, फिर जगह कम पड़ने लगी 6-7 महीने के बाद। तो उन्होंने बोला अभी तो जगह प्लेस आपको लग रही है, तो क्यों ना आप एक छोटा सा हॉल ले लो। फिर वहाँ से मैंने होटल क्रेजियो में वहाँ फर्स्ट डांस क्लास डाला, और आज यहाँ तक हूँ। आज यहाँ तक है। हाँ। तो सर अभी हम आते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक आने की। जैसे आपने स्टार्ट किया
तब आपको पता नहीं होगा कि आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। जब हम स्टार्ट करते तो हमें पता नहीं होता, बस हमें पता होता है कि हमारे पास स्किल कौन से है, हमारे स्किल्स कौन से, हमें डांसिंग आता है, हम लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, हम पोलाइटली उनको सिखा सकते हैं। बट यहाँ तक आप आओगे ये तो आपको पता नहीं होगा। नहीं। बट वो जर्नी कैसी रही कि आप यहाँ पहुँचे? यानी मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ा। और सर आपका स्ट्रगल भी आप इसमें बताओ। स्ट्रगल तो मैं आपको एक बताता हूँ कि बहुत से बार तो ऐसा हुआ, यानी ये चीज़ें मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। जब मैं 2-3 महीने बॉम्बे में था ना, हाँ, तो ऐसा हुआ था कि घर से पैसे कितने बार मंगाना, यानी आप हर चीज़ें लेते जाते हो और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि मम्मी पापा तो देने के लिए रेडी थे, पर मैंने बोला था कि हाँ मुझे इतना चाहिए, पर उसमें मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, ड्रेस वगैरह की। तो 2 वीक तो भी ऐसे ही थे फिक्स कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा को मैंने बोला कि एक महीने के बाद ही अभी पेमेंट करना। हाँ। और तब इतना ट्रांजैक्शन फटाफट नहीं होता था, ऑनलाइन वगैरह नहीं था सब कुछ। तो मैंने सोचा था कि नहीं, अभी ये अपने को सब दे दिया है मम्मी पापा ने, हाँ, तो अभी अपने को पैसे कि 1-2 हफ्ते अपने को यही करना है सेविंग। तो मुझे याद है कि राबोड़ी से ठाणे में मेरा जहाँ मैं रहता था राबोड़ी में, वहाँ से गडकरी रंगानाथ, हाँ, वो 2 से 3-4 किलोमीटर है, वहाँ से दूसरा रिहर्सल। तो वो रिहर्सल हॉल पे ना मैं ना 10 से 12 किलोमीटर रोज सिर्फ पैदल ही चलता था। 10 से 12 किलोमीटर, यानी मैं सुबह 6 बजे का रिहर्सल है तो जल्दी उठ के 5 बजे से वहाँ से वॉकिंग जाता था कि वो पैसे बचा पाऊँ। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था कि अभी मैंने इतना कर दिया, पर एकदम ठान लिया था कि अभी तो खर्चा नहीं करना है। तो मैंने क्या किया था, वड़ा पाव आती है ना, हाँ, वड़ा पाव, उसकी चटनी साइड में रख ली थी निकाल के तो वो और फिर रोटी को मिक्स करके मैं खाता था। पर वो ऐसा नहीं था कि फैमिली वाले देने नहीं थे, एक ठान लिया था कि नहीं अभी नहीं करना है, और अभी अगर नहीं सीखूंगा मैं तो आगे नहीं सीखूंगा। करेक्ट। तो ऐसा था कि ये इतने में ही करना है। करेक्ट। और वो चीज़ें मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, पर ऐसा दिमाग में था कि नहीं अभी दिया है ना, अभी इसमें मुझे एडजस्ट करना है। और देखते अपन कि लोग, और मैं उधर देखता था लोग कितने स्ट्रगल करते थे मेरे से बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये करके देखना है कि इसमें कैसा होता है। और तब वो चीज़ की कीमत पता चलती है जो अपने पेरेंट्स करते वगैरह। तब मुझे वहाँ से समझ में आया कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सब कुछ इजी नहीं होता है। तो वो वॉकिंग जाना, हाँ, फिर ड्रेस कम रखना और खाना भी ये खाना, हाँ, तो सब स्ट्रगलिंग तो वो टाइम था। उसके बाद तो मैंने कभी वैसे चीज़ें फेस नहीं की। हाँ, फिर अब जलगांव में आने के बाद फिर ग्लैडिएटर क्लास, तो कैसा था ना, यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्ट कर दिया और बहुत से स्टूडेंट्स आए, नहीं। हाँ। जलगांव में तो किसी के क्लास, तब तो ऐसा था कि क्लासेस भी 1 या 2 ही थे। और तब ऐसा नहीं था कि डांस क्लास बोले तो अरे सबको भेजो। तब हम लोग के वक्त कैसेट होती थी, A साइड B साइड रिवाइंड, हाँ, तो गाने भी लेना पड़ते थे, तो रिकॉर्डिंग के लिए जाना पड़ता था। एक साइड में सिर्फ 6 ही गाने, और तब यूट्यूब भी इतना नहीं था, टीवी पर ही देख के सब कुछ करना था। कोरियोग्राफी भी दिमाग में नहीं आती थी। करेक्ट। तो इन्हें बहुत था कि अभी सिखाएंगे तो सिखाएंगे किसी क्या। तो मुझे अभी भी याद है जब मुझे किसी को कुछ सिखाना रहता था एक गाना, तब मैं 4 से 5 दिन पहले रोज उसका रिहर्सल करता था कि हाँ ये स्टेप है वो स्टेप है, खुद सीखता था, उसके बाद सिखाता था। पर टचवुड आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे 2 ही मिनट लगते हैं एक सॉन्ग सेट करने के लिए। सिर्फ 2 मिनट में मैं सॉन्ग, मतलब 2 मिनट का गाना है ना, हाँ, ऐसा बोलने का 2 मिनट का गाना, हाँ, मैं 10 मिनट में कोरियोग्राफ कर लेता हूँ। पर तब ऐसा टाइम था कि एक हफ्ता में एक गाने को सोचता था कि हाँ ये गाना है, मुझे कौन सी स्टेप लेना है, क्या लेना है, और फिर मैं सिखा पाऊंगा या नहीं। फिर दूसरा गाना आता था तो और टेंशन आ जाता था कि हाँ, अब मैं कैसे सिखाऊंगा। करेक्ट। क्योंकि सामने वाले को पसंद आना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे बोल देते कि सर ये नहीं अच्छा लग रहा, स्टेप चेंज करो। हाँ। तो वो भी एक टास्क रहता था कि अरे यार स्टेप तो हो गई, अब मैं क्या सिखाऊंगा, नेक्स्ट गाना लूंगा तो अभी क्या सिखाऊंगा। तो वो भी मेरा टास्क था। और दूसरी बार लोग सभी बोलते थे कि ये डांस तो सीख रहे, अभी आगे क्या करोगे। हाँ। तो आगे सबको ऐसा लगता था कि स्टेज शो होना चाहिए। हाँ। अभी स्टेज शो करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे, तो उसके लिए स्पॉन्सर लगेंगे, बड़ा हॉल लगेगा, अच्छा करूँगा तो ये जलगांव में कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए मैं स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत घूमता था। आपने मतलब सर आपने एज अ उसको मतलब जब आप लोगों को सिखाते थे, आप क्लास स्टार्ट किया, आपने स्पॉन्सरशिप जो मार्केटिंग का पार्ट आता है एक, तो आपने वो भी प्रॉपरली वो भी किया और खुद किया। हाँ, वो और मेरे दोस्त लोग रहते थे। हाँ। ये सब कुछ हंसी मजाक में हुआ है, ऐसा टेंशन लेके मैं कभी नहीं बैठा हूँ अब क्या होगा मेरा, कैसे होगा आगे, स्पॉन्सर मिलेगी क्या नहीं। हम लोगों ने ऐसे ही किया कि यार अब घूमना है, तो मैंने क्या किया, जो पहचान के कितना स्पॉन्सर दोगे, ठीक है चलेगा उतना ले लूँगा मैं। और बहुत से बार ऐसा होता था कि मुझे अभी भी याद है, अभी एक स्पॉन्सरशिप थी 300 रुपीज़ की। हाँ। मैं उनके इधर
एक हफ्ता कंटिन्यू 2-2 3-3 घंटे बैठा। वो बोलते थे ठीक है थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे, इसके बाद लेना। पर मैं और मेरे दोस्त लोग हम लोग बैठते थे वहाँ पे, एंजॉय करते थे। करेक्ट। तो हम लोगों ने ऐसा भी टाइम देखा है कि 300 रुपीज़ के लिए हम लोग एक हफ्ता किसी की तरफ रुके। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि नहीं हो गए, दे गए, पर उनको भी कुछ ना कुछ रीजन की वजह से गड़बड़ हो रही थी। और तब के 300 बोले तो बहुत बड़ी बात थी। आज से 15 साल पहले 300 रुपये कोई आपको देने वाला एज ए स्पॉन्सरशिप तो बहुत बड़ी बात थी। ऐसा लगता था 300 मिल गए तो हम लोग की ट्रॉफी का ये खर्चा हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा, बैनर का खर्चा निकलेगा। और तब 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ जमा कर करके हॉल लेना, फिर पुलिस परमिशन निकालना, ट्रॉफी निकालना। और तब ऐसा था कि जलगांव में कंपटीशन आप ले रहे हो तो बाहर से कोई बॉम्बे से आएगा तो नाम होगा आपका। तब लोगों को कुछ अलग लगेगा, कुछ अपन ने किया तो बॉम्बे से सेलिब्रिटी बुलाना, उनका आना जाना रहना पूरा, तो वो करना, और वो प्रोग्राम का टेंशन अलग कि कैसा होगा, क्या होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम बहुत था कि कंपटीशन के वक्त तो ऐसा हो जाता था कि मैं 2-2 3-3 घंटे ही सोता था। हाँ, मतलब कंपटीशन का सीजन आया तो 1-1 2-2 महीने पहले वो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन तक बात पहुंचना चाहिए। फिर वो करेंगे, मेरे क्लास के बच्चों को डांस सिखाना। और फिर अगर मेरे क्लास के बच्चे ये जलगांव के जज रहे तो सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए पार्टिसिपेटिव हुई तो बॉम्बे से बुलाना। तो सबके इतने सारे सवाल थे, सबको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे बहुत प्योर काम है। तो वही क्लियर करोगे तो लोगों को पसंद आएगी, लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ होगी तो लोग इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी तरफ डांस क्लास के लिए आएंगे। करेक्ट। तो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम बहुत था। और फिर अभी तो हम लोग लैपटॉप पे एडिटिंग कर लेते हैं, तब एडिटिंग के लिए हम लोग को है ना किधर और जाना पड़ता था। और तब एडिटिंग के लिए ऐसा जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बहुत से लोग बैठते थे। तो एडिटिंग के लिए 3-3 4-4 घंटे हमको वेटिंग रहता था कि हाँ इनका एडिटिंग हो गया, अभी आपका नंबर लगेगा। तो डांस सिखाने के बाद मेरा टाइम ऐसा रहता था कि मैं रात को उधर एडिटिंग के लिए जाता था 10-11 बजे, और वहाँ से एडिटिंग करके उठते थे हम लोग 1-1 2-2 बजे रात में। तो वो स्ट्रगलिंग टाइम हम लोग का बहुत था, मतलब जब हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था। सर अभी पैंडेमिक की सिचुएशन थी कोरोना की, तो कितना इम्पैक्ट हुआ, आपने इसको कैसे हैंडल किया? इम्पैक्ट तो बहुत ही हुआ, मतलब ऑफलाइन डांस क्लासेस मेरे 1.5 साल बंद थे। हाँ, बट ऐसा हुआ ना कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने ऐसा था कि सब पे ही होने वाला है। बट 3rd मंथ आने के बाद ऐसा चिड़चिड़ हो गई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो कैसे होगा, मतलब आगे का फ्यूचर कैसे क्या। और आप का रहने देने का तरीका वगैरह जो रहता है वो पूरा सेट रहता है। एकदम अचानक से अभी पैसे नहीं आ रहे, क्लास का रेंट वगैरह, असिस्टेंट रेंट कैसे करोगे। तो फिर वो बहुत माइंड मेरा ये हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। बट यहाँ भी मेरे फैमिली ने ही सपोर्ट किया। तो उन्होंने कैसा किया कि अभी ये थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रहा है या तो कुछ हो रहा है तो अभी कैसे करना। तो सबने ऐसा मुझे सजेशन दिया, एक काम कर तू वीडियो बना, अपने डांस के खुद ही वीडियो अपलोड किया कर। तो फिर वो वहाँ पर मैं सोचा कि अब ये कब तक करना। फिर उन्होंने सेकंड चीज बताई, तू एक काम कर, इंस्टाग्राम पे जा, खुद का कुछ कर, उधर सिखा लोगों को। मतलब वो तो मैं सिखा दूंगा, फिर बाद में इनकम का कैसे। फिर मुझे धीरे धीरे मेरे भाई ने, निखिल ने बताया तू जूम ऐप पर सिखा सकता है। जूम ऐप। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में मेरे क्लास के बच्चों को, जो भी मेरे इंटेंसिव बैच के बच्चे उनको लिया। जूम ऐप पर है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मतलब है ना अगर मैं आपको सिखाता भी हूँ तो ना मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती थी, या तो सॉन्ग की आवाज़ नहीं पहुँचती थी। पर ये सब कुछ मेरे में पेशेंस नहीं थे, ऐसे कैसा हो रहा है, मेरा कैसा होगा। तो बोला और बार बार मीटिंग बनाना ये सब मुझसे नहीं होगा। तो मेरा भाई था निखिल, उसको बहुत पेशेंस है, उसको पता है मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ करूँगा। तो बेटा था मेरी तरफ, वो सब चीज़ें करता था। उसने धीरे धीरे बोला तुझे ही करना है, ये प्रॉब्लम अभी तुझे ही सॉर्ट आउट करना है। उसने संभाला मुझे, हर चीज़ गाइड की। ये देख ऐसे मीटिंग बनाना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ऐसे। धीरे धीरे मैंने अपने सिर्फ सिलेक्टेड जो बच्चे थे, मुझे पता है कि इनको भी पता है कि प्रॉब्लम आने वाला है, सिर्फ इनसे ही मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है कि देखो अभी हो रहा है कि बराबर। और सिखाते वक्त कैसा होता था ना, मैं अभी ऐसे सिखा रहा हूँ तो यहाँ बच्चे सब ये करते थे, फिर राइट लेफ्ट सिखाने का प्रॉब्लम भी बहुत होता था। तो फिर वो कैसे करना, फिर मैंने पीछे R लिखा, इधर L लिखा, मैं राइट ये हैंड करूँगा मतलब राइट करूँगा, ये करूँगा तो लेफ्ट करूँगा। मिरर इमेज से अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मिरर इमेज करो, वो किया। तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फिर मेरे तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम आया कि अभी इंटरनेट चलता नहीं है। तो उसके फिर बाद में फिर इंटरनेट का अच्छा सर्वे किया। फिर ऐसा किया कि अब तो सब कुछ सेट है, 5-6 महीने हो गए। अभी ये लग रहा था पैंडेमिक जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाला है, अगर मैं इस पर ही बैठा रहूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा था कि अभी मुझे तो क्लास स्टार्ट करना ही पड़ेगी ऑनलाइन, सभी लोग हैंडल कर रहे। तो फिर मैंने ऐड किया कि मैं फ्री कैंप रख रहा हूँ ऑनलाइन का। तो वो अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग फ्री कैंप में मेरे तरफ ज्वाइन हुए। तो जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको पता चला, तो
आपने क्या किया, आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स आउट ऑफ इंडिया रहते होंगे, कहीं भी होते हो, उनको भी बोला होगा कि अरे अखिल सर से सीखना है क्या, अभी टाइम है सीख लो। ओके, फ्री में? हाँ फ्री में। तो मैंने सिखाया। तो फिर उसके बाद मैंने फीस का स्टार्ट किया पैसे लेके। पर मैंने क्या किया, जो क्लास में मैं फीस लेता था उससे मैंने 75% फीस कम में सिखाना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑनलाइन था इसलिए 75%। तो मैंने 2-3 बैक टू बैक वर्कशॉप लिए ऐसे ही फ्री। और फिर उसमें मैंने बैच स्टार्ट की, 1 बैच स्टार्ट किया, 2 स्टार्ट किया। फिर मुझे लगने लग गया कि इनको अलग अलग सिखाना पड़ेगा। फिर किड्स की बैच अलग किया, बॉयज़ की अलग किया, गर्ल्स की अलग किया। तो उसमें होने के बाद फिर मैंने उनकी कंपटीशन ली और उनको बोला कि आप ये वीडियो में जो सिखा रहा हूँ वो सबको बताओ कि मैंने आपको ये ऑनलाइन सिखाया है। करेक्ट। उसके बाद आप लोग ये अपलोड करो। और मुझे एटलीस्ट इतना तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था खुद को कि मैं सिखा रहा हूँ तो बच्चे अच्छे ही करेंगे। हाँ, तो मुझे खुद पे गारंटी दी गई। और उन लोगों ने कैसा किया, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका बेटा है, उसको आप डांस सिखाओ और आपको अपलोड करना है। आपने अपलोड किया, आउट ऑफ इंडिया के बहुत से जो भी आपको जानते हैं उन्होंने आपको पूछा कि अरे आप ये कैसे कर रहे हो। तो आपने उनको बताया कि ऑनलाइन में पॉसिबल है चीज़। करेक्ट। तो आज वो करते करते मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास 20+ कंट्री के बच्चे सीख रहे हैं। 20+ कंट्री के बच्चे? 20+ कंट्री के बच्चे ऑनलाइन में अभी भी सीख रहे हैं। सर, ये आपने जो सीखा कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक में, उसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है। और ऐसा है कि अभी भी मेरे साथ कंटिन्यू है। बहुत से बैचेस ऐसे हैं जो मॉर्निंग में चलते हैं, यूएसए की आफ्टरनून में चलती है, ऑस्ट्रेलिया की नाइट में चलती है, इंग्लैंड वालों की। और बहुत से जो लोग हैं जिनको बैचेस 1 या 2 ही बैचेस थे पहले, पर अभी ऑनलाइन में मतलब 10 से 12 बैचेस है। हाँ, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग 2 या 3 लोगों से किया था, पैंडेमिक में ऐसा हुआ कि सारे करते रहा। और फिर मुझे ऐसा था कि बहुत से लोग पेमेंट नहीं दे पाएंगे, बहुत से लोगों तक मुझे पहुंचना था। और बहुत से लोग ऐसे बोलते थे, सर आप इतने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हो पर हम लोग तो कभी नहीं कर पाते कुछ ऐसा। तो बीच में मैंने ऐसा सोचा कि ये लोग सब मेरे लिए कुछ ना कुछ रेडी रहेंगे करने के लिए। अगर मेरे लिए कर लेंगे तो अगर मैंने किया तो ये सब बच्चों के लिए बहुत कुछ ईजी हो जाएगा और बहुत से लोगों को सीखने मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सब दोस्तों से मेरे बात किया, जितने भी मेरे चैनल वाले पहचान के थे, जितने भी सब मास्टर लोग थे, उन लोगों को बोला देखो मुझे कुछ है ना सब लोगों के लिए करना है। एकदम कम फीस है और जो भी फीस आएगी मैं आप लोगों को ही दे दूंगा, बस मुझे सबके लिए करना है। तो मैंने तभी सिचुएशन यानी जो पैंडेमिक में 500 रुपये में 10 सेलिब्रिटी सिखाएंगे 10 दिन ऐसा कैंप रखा था। तो उसमें मुझे याद है 500+ लोग आए थे। और ऐसा था जो भी फीस आएगी मैं सब आपको ही दे दूंगा। और वो फीस सबको बहुत कम मिली, बट एक ऐसा था कि हम लोग कुछ अच्छी चीज़ की अखिल के थ्रू। करेक्ट। तो वो चीज़ की वजह से ऑल ओवर यानी और सभी सेलिब्रिटी थे, सभी पोस्टर डाल रहे थे कि हम लोग ग्लैडिएटर में 10 लोग ये आ रहे हैं और ये चीज़ सिखाने वाले हैं। करेक्ट। तो ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से लोग आए थे, यानी मैं किसी को नहीं जानता हूँ, पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ये हो गया था कि ग्लैडिएटर एक डांस क्लास ऐसा है जहाँ पर ये सेलिब्रिटी आ रहा है सिखाने और इतने कम पैसे में 500 रुपये में 10 सेलिब्रिटी 10 दिन सिखाएगी। मतलब 10 डांस आप सीख रहे हो, एक गाने की कीमत 50 रुपये और वो भी सेलिब्रिटी के साथ। तो वो भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली लोगों से। और शायद उसी का नतीजा है कि उन्होंने मेरी ये देखा होगा, उन लोगों ने मेरे तब फिर बाद में रिटर्न ज्वाइन किया। सब लोगों ने बोला कि आप एक अच्छी जगह आए हो, अखिल सर के स्टूडेंट यहाँ गए। तो वो भी स्टूडेंट मेरे सब कन्वर्ट हुए। हाँ, और फिर एक से वो बोलते ना चेन रहती है, 1 से 2 बनते, 2 से 4 बनते, 4 से 8, 8 से 16। तो ऐसी मेरी ऑनलाइन फैमिली आपकी क्रिएट होगी। और अभी ऑनलाइन में भी ऐसा है कि मैं 80% बच्चों से कभी नहीं मिला हूँ, 20% ही बच्चे ऐसे जिनसे मैं कभी कभी मिला हूँ या तो जलगांव के, बाकी कोई बच्चों से कभी नहीं मिला हूँ, ना उनसे ना कभी पेरेंट्स। तो ये एक पैंडेमिक में मुझे सीखने भी मिला और बहुत सी बड़ी फैमिली भी मेरी हुई। फिर अभी ऐसा चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। सर, अगर किसी को सीखना है तो कैसे वो आपको अप्रोच करें? अभी इधर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा ऐड हो जाएगी मेरी, बट मैं इधर ना नंबर देता हूँ। ठीक है, मैं नंबर ऐड कर देता हूं सर यहाँ पे। तो ये 9823645100 जो नंबर है ना, इस पे ऑफिस का ही नंबर है मेरा। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो उधर मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। चलेगा सर। ओके सर, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट कौन सी अभी तक की? मेरी अचीवमेंट तो है, पर एक था ना कि एक बार तो भी टीवी पर आ जाए, फिर वो अचीवमेंट हुई। फिर ऐसा लगा था कि ये लोग आगे बढ़े। फिर ऐसा हुआ, वो होने के बाद भी ऐसा लग रहा था विनर बने। तो डांस प्लस के हम लोग विनर बने, वो मेरी अचीवमेंट थी। फिर सब लोगों को लग रहा था कि अरे यार एक बार हो गया तो दूसरी बार तो नहीं हुआ। सेकंड टाइम पे शिवम हुआ। तो फिर शिवम हुआ, उसके बाद फिर चारवी और ये लोग भी फाइनलिस्ट बने 2-3 शो के लिए। तो ये मेरी बहुत, मुझे लगता है कि मेरी बिग अचीवमेंट है कि मैंने एक को ही ट्रेन नहीं किया, सारे लोग, यानी मेरे तो
20+ क्लास के बच्चे जो मेरे रियलिटी शो कर चुके हैं, और 2-3 बच्चे ऐसे जो फाइनलिस्ट भी बन चुके हैं। हाँ, तो मुझे लगता है तो सर तनय है, हाँ, शिवम है, चारवी है, हाँ, बाद में फिर बाकी के बच्चे तो जो है वो टॉप 12 में आए, बट ये लोग तीनों ऐसे हैं जिन्होंने फाइनलिस्ट बने। और तनय तो डांस प्लस का विनर भी था, आपको पता है। शिवम तो अभी मैंने बताया आपको सिखा भी रहा है, और वो डांस इंडिया डांस का भी फाइनलिस्ट था, और उसके बाद 2 मैट का विनर भी था। और चारवी थी जो वुड चैनल पे टॉप 4 में थी, वो तो अभी भी मेरे तरफ सीख रही है। और उसके बाद फिर डांस महाराष्ट्र, उसकी भी फाइनलिस्ट चारवी थी। तो ये था कि एक बार हो सकता है गलती से, पर बैक टू बैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भी मेहनत है। हाँ, नहीं तो सबको ऐसा लगता है अरे एक बार हो गया मतलब हो गया होगा, पर हम लोग बैक टू बैक अभी करते जा रहे हैं। तो ये भी मेरी लगता है मुझे अचीवमेंट भी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑनलाइन के भी मेरे 2 स्टूडेंट है जो रियलिटी शोज कर चुके हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि ऑफलाइन के ही बच्चे कर रहे हैं, ऑनलाइन के ही बच्चे मेरे रियलिटी शो कर चुके हैं। ऑनलाइन सीखने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन सीखने के बाद आप प्रॉपर नहीं सीख सकते हो, बट अभी जैसे अखिल सर ने बताया कि आप अगर ऑनलाइन भी सीखोगे तो वो बच्चे भी कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, ये भी चीज़ है। मुझे ऑनलाइन में बहुत सी दिक्कत आती थी, जैसे हम लोग सिखाते हैं ना, सब लोग पेरेंट्स बोलते थे सर आप ध्यान कैसे दोगे। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया है ना, अभी एक बच्चा सिखाता है, एक ट्रेनर मेरा सिखाता है, तो दूसरा ट्रेनर लैपटॉप पे बैठ के सबके डांस देखता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। करेक्ट। हाँ, मतलब उनकी जो गलती है वो भी बताते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है सर इतने सारे बैचेस है, आप तो बहुत से बार नहीं रहते हो, पर हम लोगों को कैसा है कि कोरियोग्राफी हर जगह मेरी रहती है, हर डांस कोरियोग्राफ मैं या कुणाल सर ही करेंगे। करेक्ट। और उसके बाद ट्रेनर सबको ट्रेनिंग देंगे। और पर बच्चे भी फिर है ना, अभी ऐसा रहता है ना कि अखिल सर ध्यान नहीं देंगे, तो सब लोग मुझे पर्सनली वीडियो सेंड करते हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि हाँ आप में ये करेक्शन चाहिए और वो चीज़ें चाहिए। सर जब हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर हम कोई स्टार्टअप करते हैं हमारा, तो बहुत बिजी हमारा जो होता है, पूरा दिन हमारा बहुत बिजी हो जाता है। तो आपका दिन कैसे होता है, सुबह से शाम तक या रात तक, क्या पता है? और फैमिली को टाइमिंग आप मैनेज कैसे करते हो? अभी तो मतलब बच्ची भी है आपको तो। मेरा है ना फिक्स शेड्यूल नहीं है, मतलब सीजन वाइज है ना मेरा शेड्यूल चेंज होते रहता है। अभी जैसे अभी संगीत का सीज़न है। Correct. तो अभी तो ऐसा है, अभी मैं सुबह आया हूँ 9 बजे या 10 बजे, हाँ, घर से निकलता हूँ, तो मेरा फिक्स शेड्यूल रहता नहीं है कि मैं रात में 10 बजे घर पे जाऊँगा या 12 बजे या 1 बजे कभी भी, क्योंकि फैमिली वाले सभी लोग जब फ्री रहते तब वो मेरे तरफ आते हैं। Correct. ऐसा मेरा रूटीन नहीं रहेगा कि अभी मैंने किसी को बुला लिया 11 से 12 फैमिली के लिए। हाँ, अभी कैसे रहते हैं, सब लोग के शॉप वगैरह रहते हैं और सब लोग शॉप क्लोज करके ही आएंगे। और उसके पहले मेरे क्लासेस रहेंगे, इंटेंसिव बैच रहेगी, वो रहेगी। और जब सबका होने के बाद फिर मेरे तब संगीत वाले लोग आएंगे। तो संगीत वालों का कैसा रहता है ना, कोई खाना खाने के पहले करता है, कोई खाना खाने के बाद करता है, और एक ही संगीत नहीं रहता है। तो कैसा रहता है, संगीत के बाद फिर उनकी सॉन्ग की एडिटिंग, फिर मुझे इनको ट्रेनर को सिखाना है। हाँ। तो ऐसा रहता है कि जब मैं सुबह 9 बजे से निकलता हूँ तो ऐसा भी होता है कभी कभी 1 भी बज जाते हैं, रात को 2 भी बज जाते हैं। और फिर उनमें लेट नाइट सोना और फिर से सुबह उठना ये कभी कभी हो जाता है। correct. हाँ, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ये नहीं रहा, हाँ, तो फिर मैं मॉर्निंग बैचेस में भी हम लोग बहुत से बार जाना पड़ता है हम लोगों को। तो फिर ये बैचेस हैंडल करो। और कभी कभी अगर रियलिटी शो रहा, हाँ, तो फिर तो ट्रैवलिंग में ही इतना टाइम चल जाता है कि हम लोगों को ऐसा रहता है रात को मैं ट्रैवलिंग करते करते सोता हूँ, अगले दिन सुबह काम करता हूँ, हाँ, फिर ट्रैवलिंग रात में फिर से करता हूँ, अगले दिन दूसरे जगह काम करता हूँ। मतलब रात में सोना है तो कार में या तो जो भी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो, अगले दिन सुबह उठ के उधर ही काम करना है, फिर से सोना है तो ट्रैवलिंग करते करते सोना है। ऐसा सर मतलब अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने इतना किया मेरा नहीं हो रहा। अरे ऐसा नहीं है, आप कर रहे हो, आपके साथ साथ 100 लोग हैं जो वो चीज़ कर रहे हैं। करेक्ट। कंपटीशन बहुत जाता है, बहुत है। अभी अब हम लोग ऐसा नहीं कि रियलिटी शो में अभी इतने सारे बच्चे मेरे गए तो हम लोग जाते और जीत के आते, नहीं। हर बच्चा हर रियलिटी शो 30 से 40 बार देता है, उसके बाद वो एक बार सिलेक्ट होता है। और वो टॉप में जाने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि आज वो टॉप पर आ गया तो नेक्स्ट शो में भी आने वाला है। इधर टॉप पे आने के बाद उसको फिर से 0 से स्टार्टिंग करना पड़ती है। और ऐसा नहीं कि नेक्स्ट शो में वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो मेहनत करेगा। अगर उसका लक रहा या तो अच्छा ऑडियंस को लगा, जजेस को अच्छा लगा, तो नेक्स्ट शो में जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर ली वो चीज कर ली और मैं सक्सेसफुल बन गया, ऐसा नहीं है। आपको रिपीटेटिव वो चीज करनी पड़ेगी। आपको 0 अभी देखो, अभी
मेरे इतने सारे बच्चे चले गए आगे, कोई कोई अपने अपने काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, अभी मैं ऐसा बोलता हूँ 8, 9, 10 के बाद मेरे पास न्यू जनरेशन है, यानी ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद जो आते हैं मेरे पास नए बच्चे रहते हैं, मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है सब। ये लोग आगे जाने के बाद ये लोग चले गए, जो नए आएंगे स्टार्टिंग से मुझे जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो आपको मेहनत कंटिन्यू करना है, और ऐसा नहीं है हमेशा आप जीतोगे। जीत से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपको हार बर्दाश्त करना आना चाहिए, और वो भी हंसी खुशी। ऐसा नहीं कि अरे ये इसका ये हुआ, पार्सलिटी हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं। करेक्ट। अगर मेरा तो ऐसा है ना, बहुत से बार जो कंपटीशन में मैं जाता हूँ ना, अगर ऐसा जो हम लोग अगर सेकंड या थर्ड आए, तो मेरी ऐसी चीज़ है, जो फर्स्ट आ रहा है ना, मुझे उसकी बुराइयाँ नहीं देखना है, उसने मेरे से अच्छा क्या किया मुझे वो करना है। करेक्ट। अगर मैंने इसकी अच्छाई पकड़ ली और फिर वो मैंने मेरे इसमें डाल ली, करेक्ट, तो मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरी अच्छाई उसकी अच्छाई मिलके और दूसरी अच्छाई अच्छी निकले, और कुछ अच्छा बन सकता है। तो हम लोगों को माइंड में यही रहता है मेरे कि ऐसा नहीं होगा, जहाँ भी जाओ सीखो ही। आप जब तक बोलोगे कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं अभी ऐसा नहीं बोलता हूँ मुझे सब कुछ आ रहा है। इवन अपने क्लासमेट्स में बाहर से लोग भी आते हैं सिखाने के लिए, जब वो आते तब मैं भी देख देख के सीखता हूँ। और आप जिस दिन बोलोगे आपको जिस दिन आप बोलोगे आपको सब कुछ आ रहा है, उस दिन ऐसे समझ लो एंड है। आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हो। जैसे मैं आपसे बात करने का स्टाइल सीख रहा हूँ, भैया से कैमरे, जो भी कैमरे मैंने हम लोग उनसे सीख रहा हूँ कि कैसे ये रखना है। आपको सीखना ही है। जिस दिन आप बोलोगे आपने सब सीख लिया, फिनिश। सर डांसिंग में करियर कौन कौन से, जैसे कि कोरियोग्राफी ये करियर हो गया, आप क्या बताओगे कि करियर कौन कौन से, अगर किसी को डांसिंग में अपना करियर करना है, कौन कौन से फील्ड में वो कर सकता है? आजकल तो डांसिंग में बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई है। जैसे डांसिंग में आप जुम्बा भी पकड़ लोगे, एरोबिक्स भी पकड़ लोगे, एक्सरसाइज भी पकड़ लोगे। डांस टीचर एज अ स्कूल में भी लग सकते हो आप। अभी कोई रहता है स्पेशलिटीज रहती है किसी की संगीत में, किसी को ऐसा रहता है कि खुद के डांस क्लासेस भी हो, किसी को ऐसा रहता है जिसमें अगर मैं स्पेशल हूँ तो वो खुद के वर्कशॉप भी ले सकता है। किसी को लग रहा है कि मेरी लेवल बहुत ही अच्छी है, अगर मैं रियलिटी शो में जाऊँ तो वहाँ पे एज अ ट्रेनर, अगर ट्रेनर भी रहे तो आगे खुद का भी कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ और उसके बाद रह सकती है, उसके बाद ऐसा भी है कि आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आप एज अ साइड डांसर भी कहीं कर सकते हो। साइड डांसर होने के बाद अगर आप कोई रियलिटी शो में आ जाते हो तो आपको अच्छे अच्छे शो मिलते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ है, स्प्रेड कर सकते हो आप खुद को। ऐसा नहीं कि आप एक ये कर सकते हो, बट हाँ मेरा ऐसा है मैं सब कुछ करता हूँ। अब सारी मुझे ये भी, मैं संगीत भी करता हूँ, स्कूल के गैदरिंग भी करता हूँ, एज ए स्कूल में सिखाने के लिए भी करता हूँ, रियलिटी शो में मेरे बच्चे भी सिखाते हैं, रियलिटी शो भी करता हूँ, और कैंप रखने के आए वो भी रखता हूँ, फ्री कैंप रखता हूँ, सेलिब्रिटी को बुला के रखता हूँ, शोज ऑर्गेनाइज करता हूँ, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता हूँ। यानी डांस से रिलेटेड जो भी चीजें मैं वो हर चीज करता हूँ। हर चीज आप करते हो। हाँ, वेडिंग्स का सर फंक्शन इवेंट्स, हाँ वो भी कर रहा हूँ। वेडिंग में तो मतलब हमारे शहर में तो सारे लोग आपको ही अप्रोच करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं बहुत से लोग अच्छे हैं, पर किसी किसी को लगता है कि मुझसे करना है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग ही हैं, सभी लोग बहुत अच्छे करते हैं, पर किसी को शायद लगता है कि हाँ अगर आपके साथ किया तो बहुत हाँ, वो ऐसा रहता है ना कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हो जाती है मुझसे, पता नहीं टचवुड है कि मैं कुछ अगर ये सेट करूँ ये सॉन्ग तो उसमें कुछ ना कुछ क्या मालूम कैसे, मुझे नहीं समझता कि कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड ही हो जाती है। मतलब वो एक्स फैक्टर बोलते, तो ऑडियंस को वो चीज़ें बहुत पसंद है। सिर्फ मेरे इसमें डांस ही नहीं होगा, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें भी रहेगी जो आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे, तो ये ऑडियंस को बहुत पसंद है कि हाँ मेरे डांस में वो चीज़ें। अभी मेरे भाई की शादी थी ना, निखिल की, तो हम लोग यूट्यूब पे वगैरह इतने वीडियो नहीं डालते थे कभी। तो मैंने मेरे भाई के शादी के वीडियो डालना स्टार्ट किया। सर इसमें आप रोल ऑफ सोशल मीडिया आपकी लाइफ में वो चीज़ भी आप बताओ। हाँ, तो अभी ये आपने जब बताया तो ये कैसा हुआ ना कि पहले इतने नहीं था, हम लोग का यूट्यूब पे कभी अपलोड नहीं करते थे, पर जब से पेंडेमिक आया है ना, तब लोग शादी पेंडेमिक में ही हुई थी, तो उसके डांस हम लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट किए। पहला वीडियो इतना वायरल हुआ कि हम लोग ऐसे थे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो 1-2 हफ्ते में 20,000 हो गए थे। हाँ, और वो वीडियो मिलियन में गया। वो लोग बोल रहे थे आप ऐसे वीडियो डालते रहो, तो बैक टू बैक हम लोगों ने निखिल की शादी में जितने परफॉर्म किए थे वो डालते रहे हम लोग अभी तक। तो जो 10,000 थे अप्रैल और इसमें, तो 6 महीने में आज 71,000 हो गए। तो उसके वजह से भी बहुत कुछ मतलब ये सोशल मीडिया से भी हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला, और वही लोग बहुत से लोग हैं जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं। करेक्ट, उसमें से भी है। तो लोग बोलते थे कि आप ब्लॉग का भी चैनल बनाओ अपना,
तो पहले तो मैं क्लास के चैनल पे ही डालता था, हाँ। पर मुझे ऐसा लगाने लगा कि किसी किसी को मेरा डांस पसंद है, किसी को मेरी ब्लॉगिंग पसंद है। Correct. तो मुझे ऐसा लगा ये दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मेरा यूट्यूब डांस का चैनल अलग कर दिया और ब्लॉगिंग का चैनल अलग कर पूरा दिया। अलग कर दिया। और हाँ, वो इंस्टाग्राम पे जब भी मैं अपलोड करता हूँ तो मुझे उससे बहुत कुछ बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं जब भी इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ या तो सोशल मीडिया पे भी कुछ डालता हूँ तो चीज़ें लोगों को मेरी पसंद होती हैं। Correct. और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब समझ जाता है कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं। पर ये भी चीज़ है, अगर आपने ये चीज़ डाली है हाँ। तो नेक्स्ट टाइम आपको इससे अच्छा ही करना है। तो वो भी एक टास्क देता है कि अरे लोगों को पसंद आ रहा है, आपको कंटिन्यू अच्छी अच्छी चीज़ें देना पड़ेगी, नहीं तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बैक टू बैक वही चीज़ें डालोगे तो गाइज जो भी अखिल सर के चैनल से जैसे कि ग्लैडिएटर डांस क्लास का जो चैनल और सेकंड चैनल सर तिलकपुरे फैमिली का चैनल, हाँ। तो दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस सर बनाते हैं, तो आप उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पक्का, थैंक यू सो मच। और पता है क्या, मेरी फैमिली इतनी इन्वॉल्व है, मतलब अगर मैं बोलूँ ना हम लोग को इधर डांस करना है, मेरे बच्ची का अभी 1 साल की हुई, यस। तो उसमें हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग की फैमिली हर जगह डांस करती है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो। अभी कल दिवाली हुई, तो दिवाली में भी हम लोगों ने डांस किया। तो हम लोग का ऐसा है, हर चीज में हम लोग को डांस चाहिए ही चाहिए। हाँ, और हम लोग को खुद को मजा आता है। हाँ। और एक ऐसे हुआ, सामने वाले लोग हम लोग को पसंद करते थे, तो हम लोग को लगा हम लोग को पसंद करते हैं, हम लोग को कमेंट्स अच्छे आ रहे, तो हम लोग और चीज वो करने लगे। हाँ, पर वो टास्क भी रहता है कि अच्छा ही करना है, इम्प्रूवमेंट चाहिए हर एक वीडियो में, कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत मतलब प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। और सर आखिर में आप कुछ बोलना चाहोगे? मुझे भी इधर इंटरव्यू देके बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत से मेरी जो मेमोरीज थी वो रिकॉल हुई। और अगर मेरी चीज़ें किसी को पसंद आती है और किसी का कुछ बेनिफिट होता है तो वो भी चीज़ मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर, अपने इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच।